नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th हिंदी साहित्य क्षितिज भाग 2 से हिंदी साहित्य के अध्याय 4 आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय। हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य की प्रमुख स्तंभों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, यानी इनके परिवार का जो था व्यापार में काफ़ी नाम था, काफ़ी अच्छा परिवार व्यापार में थे ये, और इनकी साख थी। इनके पिता श्री देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। जयशंकर प्रसाद ने वाराणसी में 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद भी उच्च शिक्षा संस्थानों से ये शिक्षा ग्रहण ना कर सके। कुछ घर की परेशानी की वजह से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इन्हें अल्पकाल में यानी छोटे काल में ही दुखों का सामना करना पड़ा। इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद इनका व्यापार कमज़ोर होता चला गया। ये कर्ज में डूबते चले गए। इसी बीच इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिनसे इनको झकझोर कर रख दिया जाता है। युवावस्था में ही पत्नी के बिछड़ने की पीड़ा का प्रभाव इनके काव्य पर दिखाई देता है। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। रचनाएं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी विलक्षण साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विद्याओं पर अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य के समृद्ध किया। उनकी कृति कामायनी आधुनिक काव्य जगत की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं: महाकाव्य कामायनी, खंड काव्य चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर इत्यादि। नाटक: अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि। उपन्यास: कंकाल, तितली, इरावती। कहानी: आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। भावपक्ष: जयशंकर प्रसाद के काव्य का मुख्य विषय प्रेम और सौंदर्य है। उन्होंने नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए उसे पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंचाया है। इसके अलावा उनके काव्य में देश प्रेम, देशभक्ति, मानवता, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम और करुणा के भाव व्यक्त हुए हैं। भाषा शैली: जयशंकर प्रसाद के साहित्य की भाषा उच्च स्तरीय है, जिसमें परिमार्जित तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। उनकी भाषा में एक ओर सरलता, सहजता है तो दूसरी ओर दोहराता भी है। उनके छोटे छोटे वाक्यों में व्यर्थ की गंभीरता दिख जाती है। ये अलंकार प्रिय हैं। इनके प्रिय अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार हैं। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में माधुरी का प्रभाव भी मिलता है। तो देश प्रेम की रचनाओं में उनके काव्य में छायावादी कल्पना यात्रा भी देखे जा सकते हैं। आत्मकथ्य कविता का सार यानी आत्मकथा कविता का संक्षेप। लेखक के मित्रगण एवं निकट के लोगों ने उनसे आत्मकथ्य लिखने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध करने पर उनके अनुरोध को स्वीकारते हुए उन्होंने आत्मकथ्य नामक कविता लिखी, जिसे 1932 ईस्वी में हंस पत्रिका के विशेषांक में छापा गया था। कवि ने इस संसार की नश्वरता को अत्यंत निकट से देखा था और पाया कि हर जीवन के मोड़ पर माने जीवन जो है एक पेड़ की भांति है, जिससे सूखी पत्ती के भांति गिर रहा है। अनंत संसार में अनंत लोगों की अनंत कहानियां हैं। ऐसे में अपने जीवन की उपलब्धिहीन कहानी सुनाकर कवि को लगता है कि वह अपने पर व्यंग करेगा। उसकी इस दुर्बलता की भरमार है। कवि महसूस करता है कि उसके जीवन की गागर तो खाली है। वह सोचता है कि उसके जीवन की घटनाओं की सही अभिव्यक्ति कर दी तो उसके मित्रों को दुख होगा। उसने सरलता भरा जीवन जिया है,
ऐसा जीवन की गाथा पढ़कर दूसरे लोग उपहास उड़ाएंगे। उनसे मित्रों जिससे जो छल कपटा धोखे खाए हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जो थे, जब ये इनका बिजनेस इनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई थी तो दोस्तों से काफ़ी धोखा खाए हुए थे। तो उन्होंने यही लिखा है कि अगर मैं अपने मित्रों से छल कपट और धोखे खाए हैं उन्हें लिखने लगूं तो ये दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो लिखते हैं कि क्या लिखूं मैं, दूसरे लोग उपहास उड़ाएंगे। उनके मित्रों ने जो उन्हें छल कपट और धोखे खाए हैं उन्हें लिखूं, या उन्हें लिखने से क्या लाभ मिलेगा। या प्रेयसी के साथ बिताए पलों की अभिव्यक्ति वो करना नहीं चाहते हैं। उसने जो थोड़े से सुखद पल बिताए थे उन्हीं की यादों के सहारे वह जी रहे हैं। वह आत्मकथा है। इससे अच्छा तो यही होगा कि दूसरों की जीवन कहानी को सुनता है। उसे लगता है कि आत्मकथा सुनाने का सही समय नहीं है, क्योंकि उसकी भोली आत्मकथा अभी सोई हुई है और उन्हें जगाने का उपयुक्त समय नहीं है। सरलार्थ एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। सरलार्थ है, अपने मित्रों की आत्मकथा लिखने का आग्रह पाकर कवि दुविधाग्रस्त हो जाता है। उसका मन रूपी भंवरा गुनगुनाते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन की कौन सी कहानी कहूँ, अर्थात मेरे जीवन में ऐसी कोई सफलता या उपलब्धि नहीं है जिसका उल्लेख करके कहानी को सुंदर बना सकूं। मेरे जीवन रूपी उपवन में एक एक पत्तियां मुरझाकर गिरती जा रही है, अर्थात जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं। इन कष्टों के कारण उसके सपने एक एक करके मरते चले गए। इस असीमित आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन मृत लिखा है। उसका परिणाम देखकर यही लगता है कि अपना उपहास विकृत रूप में स्वयं किया गया है, अर्थात अपनी दुर्बलताओं को सभी के समक्ष प्रस्तुत करके अपना मजाक स्वयं उड़ाया है। कभी अपने मित्रों से पूछता है कि यह सब जानने के बाद भी तुम सब चाहते हो कि अपनी जीवन की गाथा में अपनी कमजोरियों को उजागर करूं और अपना उपहास करूं। मेरे जीवन की गागर सुनी है, इसमें खुशी प्रदान करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बस दुख निराशा है। ऐसी जीवन गाथा सुनकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अर्थात कोई सुख नहीं मिलने वाला है। दूसरा पैराग्राफ। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले हो, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपने यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिल कर हंसने वाली उन बातों की। अब इसका अर्थ देखिए। कवि के मित्रगण जो उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे थे, कवि उनसे कहता है मेरी आत्मकथा मेरे जीवन को दुख और निराशा युक्त देखकर तुम यह न समझ बैठो कि इसका कारण तुम ही हो, अर्थात तुम ही लोगों के कारण मुझे इस तरह के दुखमय दिन देखने पड़े। तुम ही लोगों ने मेरे जीवन का आनंद लेकर मुझे रसहीन कर दिया। कवि ने अपने जीवन को सरल ढंग से जिया है। उसी सरलता को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सरलते, तुम्हारी हंसी उड़ाना मेरा दुर्भाग्य होगा। यद्यपि अपनी सरलता के कारण ही मुझे ये दिन देखने पड़े हैं, फिर भी मैं इनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ। अब मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों का उल्लेख करूँ या औरों के द्वारा मिले छल कपट का, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे जीवन में थोड़े से सुखमय पल रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी के साथ मधुर चांदनी रातों में जो पल बिताए हैं उनको सबके समक्ष कैसे कहूँ। वे मेरी नितांत व्यक्तिगत बातें हैं। उन पलों को हम दोनों के बीच जो हंसते खिलखिलाते हुए बातें हुई हैं उनको आत्मकथा में लिखकर सबके सामने कैसे लाऊं। उन्हें यूं प्रकट करना उचित नहीं होगा।
तीसरा पैराग्राफ देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। देखिए इसका सरलार्थ। अपने मित्रों के आग्रह पर उन्होंने आत्मकथा सुनाते हुए कवि कहता है कि जीवन में जिन सुखों की अभिलाषा की थी वे सुख नहीं मिल सके। ये स्वप्न पूरे होते उससे पहले ही मैं जाग गया, अर्थात सुख पाना मेरे लिए बस सपना बनकर रह गया और जीवन के कठोर धरातल पर संघर्ष के लिए विवश होना पड़ा। यद्यपि ये सुख मेरे अत्यंत निकट थे, पर वे मेरे हाथ आते आते रह गए और मैं दुखी रह गया। वो आगे बताता है कि उसकी प्रेयसी के गाल इतने लाल और सौंदर्यमय थे कि प्रेम में उषा का मतलब सूर्य भी अपनी मनोहर सौंदर्य की लालिमा उसी से लिया करती थी, अर्थात उसका रूप सौंदर्य उषा से भी बढ़कर था। उसकी प्रेयसी के साथ बिताए प्रेम में पल मुझे थके यात्री के जीवन राह को सहारा बनाते हुए हैं, जिनके सहारे मेरा जीवन चल रहा है। क्या तुम मेरे अंतर्मन में समाये उन दुखों को मेरी आत्मकथा के माध्यम से देखना चाहोगे? तुम क्यों उन दुखद यादों को उभार कर मेरे घावों को हरा बनाओगे? इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। लास्ट पैराग्राफ देखिए। छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसकी सरलार्थ देखिए। अपनी आत्मकथा सुनाता हुआ निर्भिमानी और सरल स्वभाव वाला कवि अर्थात को स्वीकारते हुए कहता है कि अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कल्पित कहानियाँ कैसे कह सकता हूँ। मैं अपने साधारण से जीवन की साधारण बातों को बढ़ा चढ़ा कर कैसे कहूँ। इससे बेहतर तो यही है कि अपनी कहानी सुनाना बंद करके चुपचाप दूसरों की सुनता रहूँ। तुम लोग मेरी उपलब्धि रहित अत्यंत साधारण सी कहानी सुनकर क्या करोगे? उसमें ना रस लेकर कुछ सुनने लायक है, ना कोई प्रेरणा ग्रहण करने योग्य जिससे तुम्हें प्रेरणा मिल सके। इसके अलावा मेरे जीवन के दुख दर्द निराशा आदि मन के किसी कोने में दबे पड़े हैं। इनको उभारने और हरा करने का अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आत्मकथा लिखने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता हूँ। तो ये है आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा आत्मकथ्य है। और अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके प्रश्न उत्तर संक्षेप में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ओके, थैंक यू।